नमस्कार, आभार, अभिनंदन, स्वागत आप सभी का 1.25 लाख में। 1.25 लाख में पहला सवाल, ट्रम्प टैरिफ का जो टेरर की वजह से आज बाजार टूटा है, क्या यहाँ से गहराएगी गिरावट या फिर आएगी रिकवरी? दूसरा महत्वपूर्ण सवाल, ये टैरिफ टेरर की वजह से जो गिरावट है, जो 2-3 तारीख को 3-4 तारीख को जो बैठक होने वाली है जीएसटी काउंसिल की, क्या वहाँ पर अगर कुछ महत्वपूर्ण फैसले लिए जाते हैं और जीएसटी के अंदर कटौती होती है और वो समय से लागू हो जाती है, तो क्या बाजार में एक बड़ी रिकवरी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, उम्मीद कर सकते हैं? सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 3 ये कि अभी अगर बाजार की गिरावट में खरीदारी करनी हो तो वो कौन से सेक्टर हैं, कौन सी थीम है जिसको कि प्ले करना चाहिए? लेकिन सबसे पहले स्वागत करेंगे आज की हमारी विशेष मेहमान आस्था जैन जी का। आस्था जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। सबसे पहले तो गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, और आपकी पहली टिप्पणी जानना चाहेंगे अभी बाजार को लेकर के, क्या यहाँ से कोई बड़ी गिरावट की आशंका दिखाई दे रही है आपको? गुड आफ्टरनून विपुल जी। सबसे पहले तो गणेश चतुर्थी की और हमारा जैन महापर्युषण पर्व जो भी चल रहा है उसकी भी मैं सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको देना भी बहुत चाहूंगी। बहुत, हमारे दर्शकों को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं जय महापर्व की। जी, और क्या है, ये महापर्युषण पर्व में बहुत हम लोग फास्टिंग्स करते हैं, तो आई होप जिन्होंने भी बड़ी तपस्या की है उनकी तपस्या बहुत अच्छे से निकल रही होगी, सुखपूर्वक हो रही होगी। अब अगर मैं मार्केट्स की बात करूं तो देखिए, यस, आज जो निफ्टी में हम एक मोमेंटम देख रहे हैं। अनडाउटेडली ग्लोबल मार्केट से जो संकेत आए हैं, स्पेशली जो न्यूज फ्लो आया है इंडिया में यूएसए की तरफ से, वो एक नेगेटिव है। मुझे लगता है कि एक बार निफ्टी अभी 24,801 चल रहा है, एक बार कोशिश कर सकता है वापस से 24,700 से लेके 24,680 तक जाने की। जो मैं टेक्निकली चार्ट्स पढ़ रही हूँ, मैं उस हिसाब से बोल रही हूँ। आने वाले दिनों में एक बार हो सकता है कि 24,680 या मोटा मोटी मान लें तो यहाँ से 100 पॉइंट की गिरावट निफ्टी में हमें और देखने को मिल सकती है। उससे ज्यादा वीक अभी तो हाल फिलहाल में नहीं लग रहा, लेकिन अगर कुछ न्यूज फ्लो और नेगेटिव आता है तो उसकी हम अभी यहाँ पे कुछ संभावना जाहिर नहीं कर सकते, लेकिन मोटा मोटी वहां तक जाने की कोशिश कर सकता है निफ्टी। सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं फटाफट। बहुत सारे दर्शक जो है हमारे साथ जुड़ चुके हैं सवाल पूछने के लिए। आरती जी के प्रश्न के साथ शुरुआत करेंगे, और आरती जी जानना चाह रही है अशोक लेलैंड को लेकर के। 131 पे जो है इन्होंने प्लस किया हुआ है, कह रही है व्हाट कैन बी द टारगेट, लक्ष्य क्या हो सकता है यहाँ पर अशोक लेलैंड पे? मैम, इस गिरते बाजार में भी ये थोड़ा होल्ड करता हुआ ये शेयर दिखाई दे रहा है। आज हम देख रहे हैं अभी भी 132 के आसपास ट्रेड करता हुआ। क्या टिप्पणी रहेगी, क्या अभी होल्ड कर सकते हैं? बीते कुछ दिनों में थोड़ा धीमा जरूर चलता है, लेकिन कैसा लग रहा है आपको अशोक लेलैंड करंट प्राइस पे? देखिए, बिल्कुल आपने सही यहाँ पे बताया विपुल जी कि इस मार्केट में भी इसने आज होल्ड की है। एटलीस्ट ग्रीन में तो पोजीशंस हैं, तो वो एक दर्शाती है। देखिए, खराब मार्केट में भी अगर कोई स्टॉक बना रहता है तेजी की तरफ या टूटता नहीं है, तो वो स्टॉक का स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल होने का इशारा करती है, एटलीस्ट प्राइस मोमेंटम वाइज। तो लग तो रहा है कि ये आगे बढ़ना चाहिए, तो मेरे हिसाब से यहाँ पे बिल्कुल बने रहा जा सकता है। 131 के जोन में चल रहा है, तो यहाँ पे बने रहिए, लेकिन एक स्टॉप लॉस जरूर लगाइएगा 123 का। और यहाँ पे अब जो टारगेट रखेंगे वो मेरे हिसाब से 140 से 145 के रखेंगे। हो सकता है थोड़ा सा टाइम लगे टारगेट्स आने में, क्योंकि मार्केट में अभी जिस तरह का न्यूज का फ्लो हुआ है वो थोड़ी नेगेटिव है। मार्केट को उसे बचा लेने दीजिए, तो उस वजह से थोड़ा सा समय लग सकता है। बट मुझे लगता है कि जिस तरह आज इसने अपनी स्ट्रेंथ को लूज नहीं किया है, तो ये आगे जाके 140 से 145 के लेवल्स तक जाना बिल्कुल नजर आता है कि वहां तक जाना चाहिए। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको यहाँ पर राय मिल गई होगी आरती जी। और आरती जी के बाद करीम साहब कह रहे हैं गुड आफ्टरनून विपुल सर, और ये हब टाउन में फ्रेश एंट्री चाह रहे हैं, और एथर एनर्जी में कह रहे हैं कि आपने कुछ दिनों से मेरा सवाल नहीं लिया है, मैं बहुत दुखी हूँ, और बहुत सारी रोती हुई इमोजी भी लगाई हुई है। गुरुदेव, इतना मत दुखी होइए, आपका सवाल ले लिया गया है। और मैम, पहले हब टाउन की बात कर लेते हैं। हब टाउन में हम देख रहे हैं कि अगर बीते एक महीने की बात करें तो अच्छी खासी जो है मोमेंटम रहा है। आज थोड़ा दबाव ज़रूर है, लेकिन एक महीने में करीब 11-12% की रैली इसने दिखाई है। आज की गिरावट में क्या फ्रेश एंट्री की कोई सलाह रहेगी क्या? देखिए, हब टाउन की अगर हम यहाँ पे बात करें तो फ्रेश एंट्री की सलाह, आज गिरावट तो हुई है लेकिन कुछ बहुत बड़ी नहीं हुई है और बहुत अच्छा मोमेंटम इसमें बना हुआ है। मेरे हिसाब से यहाँ पे बिल्कुल फ्रेश एंट्री की जा सकती है, लेकिन 359 पे चल रहा है तो थोड़ी सी गिरावट आने दीजिए। 355 से लेके 356 के जोन में वहां पे खरीदारी करिएगा। 355 मोटा मोटी हमें ये मानना चाहिए, तो 355 के स्तर पे खरीदारी करिए, ज्यादा अच्छा रहेगा।
स्टॉप लॉस उस सूरत में जो लगेगा वो 330 का लगेगा। 319 का एक स्टॉप लॉस लगा लीजिए, 329 का 355 पे खरीदारी करनी है, 329 का स्टॉप लॉस लगाना है। और अब जो टारगेट्स हमें देखने को मिलेंगे, क्योंकि वापस से जैसे हम बोलते हैं नए टारगेट्स की तरफ ये बढ़ रहा है, बहुत अच्छा ये तेज हो चुका था, तो इसमें अब जो नए टारगेट आ रहे हैं वो मेरे हिसाब से यहाँ पे आराम से हम 400 तक के देख सकते हैं। तो पहला टारगेट बिल्कुल 390 से 400 का रखा जा सकता है। चलिए, तो ये और मैम एथर एनर्जी के ऊपर भी ये जानना चाह रहे थे आपकी राय। एथर में भी फ्रेश एंट्री के लिए जानना चाह रहे हैं, क्या फ्रेश एंट्री करंट लेवल पे आप कंफर्टेबल हैं लेने के लिए? अभी जो है 748 49 के आसपास ट्रेड करता हुआ, आप कोई टिप्पणी करना चाहेंगे इस पर? देखिए, ये सब जो डोमेस्टिक कंजम्पशन थीम वाले स्टॉक्स हैं वो आज थोड़ा सा यहाँ पे मोमेंटम अच्छा दिखा रहे हैं, क्योंकि ये जो भी न्यूज़ फ्लो आई है उससे डोमेस्टिक कंजम्पशन पे इतना कुछ बड़ा असर नहीं पड़ेगा। ईथर एनर्जी की बात करें तो ईथर एनर्जी में भी यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आता है, अराउंड 430 के आसपास, 439 चल रहा है, तो खरीदारी के मौके तलाशिए। थोड़ी सी गिरावट पे करेंगे तो ज्यादा अच्छा रिस्क रिवॉर्ड बनता है, तो 430 पे यहाँ पे मैं सलाह दूंगी खरीदारी करें। स्टॉप लॉस फिर उस सूरत में जो लगेगा वो 395 का लगेगा, और टारगेट अब एनर्जी में हमें देखने को मिल सकता है वो तकरीबन मेरे हिसाब से यहाँ पे हम रख सकते हैं 450 से 460 का। ठीक, आज काफ़ी ज़्यादा मतलब सवाल जो है वो फ्रेश एंट्री को लेकर के आए हुए हैं, और इसमें एक नाम और है माही प्रजापति जी का। माही प्रजापति जी जो कह रहे हैं कि आरवीएनएल में कहाँ पर एंट्री करनी चाहिए। मैम, ये रेलवे की थीम तो क्या ख़त्म हो गई? क्या करें क्या ना करें? बहुत लोग हायर लेवल पे फंसे हुए हैं। डेली की क्वेरी आ रही है, आज फिर 2.5% टूट गया है, और ये तो फ्रेश एंट्री के लिए। तो दोनों लोगों के लिए सलाह हम जानना चाहेंगे कि जो लोग अभी थोड़ा ऊपर के लेवल पे खरीद करके बैठे हुए हैं उनके लिए क्या सलाह रहेगी? क्या बजट तक वेट करें? दूसरा, जो लोग फ्रेश एंट्री करना चाह रहे हैं, क्या 313 सही लेवल है? देखिए, फ्रेश एंट्री ना करें, ये बिल्कुल सही साफ सलाह है यहाँ पे मैं जो दे रही हूँ, कि फ्रेश एंट्री के लिए ये लेवल्स मुझे अच्छे नहीं लग रहे हैं, क्योंकि थोड़ी गिरावट मैं अभी और प्रेडिक्ट कर रही हूँ। 313 के आसपास चल रहा है, हो सकता है एक बार 305 300 तक के जोन में भी ये जाता रहे। अभी फ्रेश एंट्री के मौके ना तलाशे, एक बार 305 आता है या थोड़ा और नीचे आता है तो वापस से अपना सवाल यहाँ पे पूछ लें, पर अभी फ्रेश एंट्री के बिल्कुल भी मौके ना तलाशे। दूसरी तरफ लिया हुआ है तो क्या करना है? लिया हुआ है तो फिर अभी तो बने ही रहना है। स्टॉप लॉस जो इसमें बनेगा पोजीशन में वो तकरीबन 280 का रहता है, तो 280 के स्टॉप लॉस के साथ पोजीशंस में बने रहें, लेकिन नई एंट्री करने के मौके अभी ना तलाशें। ये बात है माही जी, उम्मीद करते हैं उत्तर मिल गया होगा आपको। सूरज गुप्ता जी हमारे एक और प्राइम मेंबर हैं जिनकी क्वेरी है मझगांव डॉक को लेकर के। ये दोनों ही सेक्टर ऐसे हैं जिस पे काफ़ी ज़्यादा रिटेलर्स पार्ट जो है वो फंसे हुए हैं या फिर अभी भी पैसे लगाना चाह रहे हैं। तो ये मैम मझगांव डॉक के ऊपर इनका प्रश्न है। अभी लोअर लेवल से थोड़ी सी रिकवरी तो इंट्राडे में आई है, लेकिन आपकी टिप्पणी क्या रहेगी? 1.25% के आसपास की गिरावट, 2718। यहाँ पे कल एक अच्छी खबर थी, उसके वजह से थोड़ा मोमेंटम बना हुआ था 2700 के आसपास। अब इन्होंने ये बताया नहीं इन्होंने ले रखा है या फिर लेना चाह रहे हैं, लेकिन इन जनरल व्यू एक हम आपका जानना चाहेंगे उनके लिए भी जिनके पास है और वो जो ख़रीदारी करना चाह रहे हैं मझगांव में, क्या ये सही लेवल है? देखिए, मझगांव की खरीदारी का लेवल सही नहीं है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ी और गिरावट आ सकती है जो इसको 2630 तक ले जा सकती है। अभी चल रहा है 2712, मैं मान के चल रही हूँ एक बार 2640 तक हो सकता है कि गिरावट आए, तो वहां पे फिर एक बार मौके तलाशेंगे खरीदारी करने के। अभी नहीं करनी है खरीदारी, तो ये इसमें बात साफ है। मझगांव में फ्रेश एंट्री के लिए अभी मौके न तलाशे, लिया हुआ है तो होल्ड करना है, क्योंकि ये मार्केट्स में अभी तो लॉस हो रहा होगा, लेकिन मेरे हिसाब से थोड़ा स्थिति सुधरी तो ये काउंटर भी सुधरता हुआ नजर आएगा लंबे समय में, तो होल्ड करने की बिल्कुल यहाँ पे सलाह रहेगी स्टॉप लॉस के साथ, जो कि तकरीबन 2590 के स्तर पे आ रहा है। तो 2590 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड कर लें। एक बार एक इम्पोर्टेंट पड़ाव 2910 का पार होना जरूरी है। मैं बड़ा लेवल बोल रही हूँ, लेकिन ये काफी इंपॉर्टेंट लेवल है। 2910 में नहीं तो 2850 तो होना जरूरी ही है। 2850 के ऊपर निकला तो फिर ये वापस तेज हो जाएगा, तो 2850 एक की रुकावट का काम यहाँ पे कर रहा है। उसके ऊपर गया तो ये काउंटर फिर हमें 2900 से 3000 के स्तर भी दिखाता हुआ नजर आएगा। ठीक, तो ये बात हो गई मझगांव डॉक को लेकर के।
मणिदेव जी का सवाल है BEL को लेकर के, सर क्या करना चाहिए। कह रहे हैं कि सर मैं क्या करूं, 390 पे अच्छा इन्होंने लिया हुआ है। मैं तेरे को बताऊं बहुत टेंशन में हूं सर। इतना टेंशन नहीं लीजिए सर, 390 पे लिया है और फंडामेंटली ऐसी कोई बात नहीं है BEL को लेकर के, और कुछ तो नज़रिया रखा होगा आपने, तो अभी टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। 390 पे आपने लिया है, करीब 24 रुपये के आसपास का लॉस पर शेयर आपको हो रहा है। 1.5% की गिरावट आज BEL में देखने को मिल रही है। मैम क्या बहुत लंबे समय तक ये 380 के आसपास काफ़ी होल्ड करता हुआ दिखाई दिया, लेकिन अब दबाव बढ़ रहा है, ये कहाँ तक जा सकता है, डाउन साइड कितना देख रही हैं। और 390, 400, 415 इस पे बहुत लोगों की खरीद है, उनके लिए क्या सजेशन रहेगा। एवरेजिंग की कोई अपॉर्चुनिटी आपको दिखाई दे रही है क्या BEL में? देखिए BEL की बात करें तो अभी तो एवरेजिंग की कोई अपॉर्चुनिटी दिखाई नहीं दे रही है, थोड़ा और गिर सकता है ये। और ये एक ऐसा काउंटर है जो मुझे लगता नहीं है कि बहुत ज्यादा दिनों तक आपको निराश करेगा। अभी थोड़ी वीकनेस बनी हुई है, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ठीक हो जाना चाहिए। 366 के आसपास चल रहा है, हो सकता है एक बार 360 और या फिर 350 तक जाए, तो वो एक प्रोबेबिलिटी बिल्कुल है, वहां तक जा सकता है 350 तक, पर होल्ड ही करना इसमें सही रहेगा स्टॉप लॉस के साथ, जो कि तकरीबन अभी तो बन रहा है मेरे हिसाब से 340 के स्तर पे। 340 स्टॉप लॉस के साथ होल्ड कर लीजिए। टारगेट इसमें वापस से 380 से लेके 390 का रख सकते हैं। ठीक, चलिए हमारे साथ पवित्रा जी जुड़ चुके हैं बातचीत करने के लिए। पवित्रा जी को नमस्कार। नमस्कार सर। कैसे हैं सर आप? बढ़िया सर। और बताइए सर क्या प्रश्न है आपका? सर NHPC लिया था 99 पे, वो 140 से लिया था, वो उसका क्या स्टेटस रहेगा? वो एक साल हो गया मैं लिया था उसको। सर आपकी जो क्वेरी है ना बड़ी मतलब जेन्युइन है और बहुत अच्छी क्वेरी है, और हम सब परेशान है कि आखिर में ये 100 का लेवल तोड़ता क्यों नहीं। तो मतलब जो है वो जो एक ऐड आता है ना कि मतलब ये दीवार टूटती क्यों नहीं, तो इसके साथ भी वही है कि ये दीवार टूटती क्यों नहीं। वहाँ तक कई बार ऐसा लगा कि अब ब्रेकआउट देगा, लेकिन उसके बाद वापस आ गया। तो मैम क्या सलाह रहेगी अभी NHPC में, कब तक होल्ड करें? 80 के आसपास है इनकी खरीद, 99 की है, बहुत लोग 100 रुपये के आसपास, बड़ी रिटेल संख्या है जो उसके ऊपर उसके नीचे फंसी हुई है। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी अभी NHPC को लेकर के? बिल्कुल, NHPC की बात करें तो देखिए गिरावट तो काफी इस काउंटर ने दिखा दी है। आज एक लोअर लेवल से थोड़ी सी रिकवरी दिखाने की कोशिश की है, लेकिन फिर भी वो रिकवरी कितनी टिकाऊ है वो निश्चित होगा अगर ये 82 के ऊपर का क्लोज दे देगा, यानी कि 82 के ऊपर क्लोज हो जाए तो ये रिकवरी वाकई में आगे भी एक्सटेंड होगी, ये बिल्कुल यहाँ पे दिखेगा। तो अभी तो सिर्फ वेट एंड वॉच ही करना चाहिए इस काउंटर पे, और उसमें एक स्टॉप लॉस के साथ वेट एंड वॉच करना चाहिए। बहुत बढ़िया स्टॉप लॉस जो इस काउंटर को देखने को मिलेगा वो तकरीबन 70 के स्तर पे आ रहा है, तो 70 के स्टॉप लॉस से बने रहिए। टारगेट अभी इसमें इनिशियली रख सकते हैं 88 का और उसके बाद 90 का। कि अगर गलती से भी मुझसे कोई भूल हुई हो तो मुझे क्षमा करें, बड़ा अच्छा पर्व है। मैम अब दानिश जी का सवाल ले लेते हैं, और दानिश जी जानना चाह रहे हैं रीगल रिसोर्सेज के बारे में, और ये जानना चाह रहे हैं अब रिगाल रिसोर्सेज में फ्रेश एंट्री ले सकते हैं क्या। तो मैम अभी क्या करना चाहिए रिगाल को लेकर के, कोई गुंजाइश है क्या? अभी जो है करीब 6.5% की गिरावट आज देखने को मिल रही है, तो अब कोई गुंजाइश है फ्रेश एंट्री की? बीते 2-4 दिनों के अंदर अच्छी खासी पिटाई हुई, शानदार लिस्टिंग, और उसके बाद से अब लगातार प्रॉफिट बुकिंग। नहीं, अभी रुक जाइए। देखिए वैसे ये काउंटर है अच्छा, लेकिन मार्केट में अभी ये कोई सांस लेता हुआ नजर नहीं आ रहा, लगातार गिरावट दिखा रहा है। तो ऐसे टाइम पे मुझे लगता है कि इसमें रुक ही जाना चाहिए, अभी नई खरीदारी के मौके नहीं तलाशे, एक बार इसको सेटल होने दीजिए। मुझे लगता है 112 120 के जोन में एक बार अगर ये सेटल हो गया तो फिर ये खरीदारी के वापस से मौके तलाशेगा। अभी तो मैं इसमें सलाह नहीं दूंगी कि नई एंट्री करें। ठीक है। और इस बीच में अगला काउंटर, ये सवाल मैंने देखा नहीं, लेकिन सवाल चूँकि काफ़ी रहते हैं NSDL को लेकर के, हर दूसरे दिन सवाल हमारे पास आ रहे हैं। और NSDL पे मैम 2 सितंबर में जो है एंकर लॉक इन 30 डेज़ पूरा हो रहा है, 1 नवंबर को 90 दिन पूरे हो रहे हैं। तो अभी क्या यहाँ पर प्रेशर रह सकता है? बहुत लोग जो 1300-1400 के आसपास ले लिए हैं
उनको क्या वेट करना चाहिए, निकलना चाहिए, और जो लोग अभी भी खरीदारी करने के इच्छुक हैं उनके लिए क्या सलाह रहेगी आज की इस 2.5% 2.25% की गिरावट के बाद? देखिए, नई खरीदारी के लिए बिल्कुल रुक जाइए, अभी नहीं करें। 1247 चल रहा है, हो सकता है कि 1215, 1220 तक जाए। वहाँ तक जाने की तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे संभावना लग रही है, तो नई खरीदारी ना करें। इनफैक्ट मुझे ऐसा लगता है, बहुत बढ़िया खरीदारी के लेवल्स तो इसमें 1200 के नीचे ही देखने को मिलेंगे, तो वहाँ पे मौके तलाशें 1170 के ज़ोन में, बट अभी इसमें खरीदारी करने की हम्म, चलिए, तो ये आपके लिए सलाह है जिन लोगों की क्वेरीज लगातार एनएसडीएल को लेकर के आ रही थी। अब आगे बढ़ते हैं और अगली टिप्पणी का पर को, अरे एक सवाल मिस हो गया। कोचिन शिपयार्ड को लेकर के हमारे पास एक प्रश्न आया था, हमारे प्राइम मेंबर की तरफ से ये सवाल किया गया है। मैम, अभी कोचिन शिपयार्ड पे आपका व्यू क्या होगा और क्या करना चाहिए कोचिन शिपयार्ड को लेकर के? सवाल मैं ढूंढ रहा हूँ, अगर मुझे लेवल्स मिल गए तो मैं बता भी दूंगा किन लेवल्स पे इन्होंने खरीदा हुआ है कोचिन शिपयार्ड। देखिए, वीक हो रहा है ये काउंटर, थोड़ी गिरावट और देखने को मिल सकती है। 1647 के जोन में चल रहा है अभी ये। 2085 मैम, 2085 पे लिया हुआ है, काफ़ी ऊपर की खरीद है। 50,000 का लॉस बता रहे हैं जी। हाँ, अभी रुकना पड़ेगा सर। अभी तो थोड़ा इन सब स्टॉक्स में वीकनेस देखने को मिल रही है, बट ऐसा नहीं है कि ये बहुत लंबे समय तक की वीकनेस रहेगी। मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा, क्योंकि ये ऑलरेडी ऊपर के स्तरों से करेक्ट हो गया है, तो अब बहुत ज्यादा दिन नहीं है, वापस से ठीक होना चाहिए। बट अभी तो क्योंकि वीकनेस है, तो वो हम सच्चाई को नकार नहीं सकते। तो मेरे हिसाब से बने रहिए, पर नई खरीदारी अभी ना करें। 1595 यानी कि 1600 तक मोटा मोटी जाने की कोशिश भी कर सकता है ये काउंटर, तो वहां पे नई खरीदारी के मौके तलाशिए, और चाहे तो 1590 का स्टॉप लॉस भी लगा सकते हैं अगर लिया हुआ है तो। ठीक, और इन सब के बीच में अगली टिप्पणी जो है हमारे अगले दर्शक की तरफ से जो आ रही है, वो आ रही है कि टाटा मोटर्स में क्या करना चाहिए। ये अभिषेक कुमार जी हैं और कह रहे हैं कि टाटा मोटर्स 700 पे लिए हुए हैं, 2 महीने का नज़रिया है। तो मैम, अभी टाटा मोटर्स को लेके क्या व्यू है? मिली जुली प्रतिक्रियाएं हैं। एक वर्ग कहता है कि दूसरे ऑप्शन है ऑटो के अंदर, वहाँ चले जाओ। एक वर्ग कह रहा है टाटा मोटर्स पे सबसे ज़्यादा भरोसा है और इनका जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। आपकी टिप्पणी क्या है? 18-19 रुपए के फिलहाल के लिए नुकसान में है। टाटा मोटर्स अभी थोड़ा सा वीक और हो जा सकता है, गुंजाइश है। 670 665 तक आ सकता है। टाटा मोटर्स में शॉर्ट टर्म की वीकनेस लगती है, लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना है। शॉर्ट टर्म में हो सकता है 665 तक आ जाए, इसके एक स्टॉप लॉस मेंटेन कर ले पोजीशन पे, जो कि 650 के है। तो 650 के स्टॉप लॉस के साथ पोजीशंस में बने रहें, नई पोजीशंस ना लें। 665 के स्तर पे आता है तो फिर देखते हैं नई पोजीशंस के लिए, या फिर यहीं पे कॉल करके या अपनी क्वेरी भेज के अपना नई पोजीशंस के लिए भी ये सवाल पूछ सकते हैं। ठीक है मैम, तो ये फिलहाल के लिए आपके लिए राय निकल करके आई है। मैम, आईटी पे कुछ पॉजिटिव हो रहा है क्या, या अभी प्रेशर रहेगा? हमारे एक दर्शक हैं 250 पे लेकर के बैठे हुए हैं, 104 शेयर। नंद कुमार जी हैं, तो नंद कुमार जी, आईटी में विप्रो में क्या करना चाहिए और आईटी पे आपका व्यू क्या है अभी? आईटी को लेकर के आप कुछ टिप्पणी करना चाहेंगी अपने क्लाइंट्स को, या फिर जो आपके सब्सक्राइबर हैं हेम सिक्योरिटीज़ के, उनको क्या सजेशन दे रही हैं? देखिए, निफ्टी आईटी की बात करें तो बिल्कुल निफ्टी आईटी में तो थोड़ी तेजी अभी हमने लास्ट कुछ दिनों में देखी है, और देखते हैं। ये एक इम्पोर्टेंट बेस बना है इसका 34,200 के स्तर पे। वो एक काफी, ये मैं निफ्टी आईटी का जो इंडेक्स है उसकी बात कर रही हूँ, तो वो एक बड़ा बेस बना और वहां से एक तेजी आई है, तो मुझे लगता है कि वो बेस कायम रहना चाहिए और तेजी यहाँ से और भी ज्यादा तूल पकड़ती हुई नजर आनी चाहिए। तो ये बात हुई निफ्टी आईटी की। अब जो काउंटर विप्रो की हम यहाँ पे बात कर रहे थे, तो मुझे ऐसा लगता है कि विप्रो में अभी थोड़ा सा और रेंज बाउंड ट्रेडिंग देखने को मिलेगी। 250 से 270 के बीच में होल्ड करने की सलाह रहेगी विप्रो को, 246 के स्टॉप लॉस के साथ। ठीक है मैम। तो विप्रो पे पप्पू जी, आपको भी राय मिल गई होगी और बाकी जो हमारे दर्शक थे उनके को भी उत्तर मिल गया होगा। एक और हमारी दर्शक हैं प्राइम मेंबर रश्मि जी, जेएम फाइनेंशियल को लेकर के इनका प्रश्न है। 198 को लेकर के, 198 पे ख़रीदा हुआ है और अब ये जानना चाह रही हैं कि मुझे क्या करना चाहिए। तो जेएम फाइनेंशियल आज 3.25% के आसपास की गिरावट यहाँ। कुछ कह रही मैम आप?
जी हाँ, जेएम फाइनेंशियल पे एक बार मैं जानना चाह रही थी कितने पे लिया ये है? 198 पे इन्होंने प्लस किया हुआ है मैम। अभी 10-12 रुपए के आसपास का इनको पर शेयर जो है लॉस हो रहा है। तो ये जानना चाह रही हैं कि क्या करना चाहिए। हालांकि इन्होंने ये नहीं बताया कि ये कितने समय तक होल्ड कर सकती हैं। जब भी क्वेश्चन भेजें तो आप थोड़ा सा इस बात को भी मेंशन कर दिया करें। जी मैम। जेएम फाइनेंशियल में देखिए अभी तो थोड़ा सा मार्केट खराब है तो सभी में एक नरमी हमें देखने को मिल रही है, वो इस काउंटर पे भी आ रही है। थोड़ा और वीक हो सकता है, 177 178 तक जा सकता है ये काउंटर। तो पहली चीज तो ये कि थोड़ी वीकनेस आ रही है, वीकनेस और ज्यादा यहाँ पे हमें देखने को मिल सकती है, तैयारी रखें। दूसरी तरफ इन्होंने 195 पे लिया है, स्टॉप लॉस रख लें और पोजीशन पे बने रहें, जो कि अभी थोड़ा बड़ा आ रहा है पर 160 का स्टॉप लॉस इन्हें रखना पड़ेगा। तो 160 के स्टॉप लॉस के साथ अभी तो पोजीशंस में सिर्फ और सिर्फ बने रहने की सलाह है, नई खरीदारी ना करें। और अब जो टारगेट हमें इसमें देखने को मिलेगा वो मेरे हिसाब से यहाँ पे आराम से ये रख सकते हैं, तकरीबन 200 का पहला टारगेट, 210 का दूसरा टारगेट। और जरा हम जरा बातचीत कर लेते हैं ओएनजीसी को लेकर के। हमारे एक दर्शक का प्रश्न है कि ओएनजीसी में अभी क्या करना चाहिए। और मैम ओएनजीसी को लेकर के अभी 235 के आसपास चलता हुआ, और ये तमाम बहुत सारी क्वेरीज हैं। वो कुछ लोग ओएमसीज के बारे में जानना चाह रहे हैं, कुछ लोग ओएनजीसी के बारे में। तो और दोनों कंट्रा चलते हैं क्रूड प्राइसेस को लेकर के। आपकी टिप्पणी क्या होगी ओएनजीसी पे? ओएनजीसी बिल्कुल अभी तो वीक लग रहा है नीचे में। आज तो ज्यादा सभी कैंडिडेट्स यहाँ वीकनेस का ही एक रुख दिखा रहे हैं। 235 के आसपास ये चल रहा है, एक बार 230 और फिर 228 तक जा सकता है। तो अभी तो वीक लग रहा है ये काउंटर, इसलिए इसमें होल्ड कर ले। अगर लिया हुआ है, नई खरीदारी करनी है तो अभी ना करें, जैसा कि मैंने बोला 228 तक भी ये जा सकता है। तो अभी सिर्फ होल्ड करना है स्टॉप लॉस के साथ, जो कि तकरीबन अभी बन रहा है 215 के जोन में। तो 215 के स्टॉप लॉस के साथ सिर्फ बने रहें। एक बार जरूरी है इसका 240 का स्तर तोड़ना, फिर इसमें 255 तक की भी तेजी हम देख सकते हैं। ठीक। अच्छा, हमारे बहुत सारे दर्शक हैं, उनसे एक रिक्वेस्ट है। पहले तो वो लोग शिकायत करते हैं कि आपको हम व्हाट्सएप करते हैं, कोई रिस्पांस नहीं करता। हमारे प्रोड्यूसर जब कोशिश करते हैं तो वो लोग फ़ोन नहीं पिक करते। अभी जो है विनय कुमार जी का प्रश्न आया और हमने तुरंत हमारे प्रोड्यूसर साहब ने मिलाया और कह रहे हैं कि वो फ़ोन नहीं उठा रहे। तो अगर आप लोग प्रश्न भेज रहे हैं तो फ़ोन आसपास ही रखिए, कम से कम इसी बहाने आपसे 2-4 बातें भी हो जाएंगी। और थोड़ा सा मतलब जो है हमारे भी जो है प्रोड्यूसर साहब जो हैं वो जो है आपसे बातचीत करने में इच्छुक रहते हैं। तो बातचीत के साथ साथ आपके सवाल भी यहाँ पर कर सकते हैं। चलिए, इस बीच जो है रूबी जी की टिप्पणी आई है, कह रहे हैं कि विपुल जी को थर्ड क्लास एंकर कह दिया, हद है जनाब। आपने हीरे को कंकड़ कह दिया। ओहो प्रभु। रूबी जी थैंक यू इतनी अच्छी टिप्पणी के लिए। लेकिन आज़ाद खान साहब का सवाल ले लेते हैं, और इनका सवाल है एचडीबी फाइनेंशियल को लेकर के। और एचडीबी फाइनेंशियल में ये फ्रेश एंट्री करना चाह रहे हैं। आस्था मैम, आई एम बिग फैन ऑफ यू। तो आज़ाद साहब आपके बहुत बड़े प्रशंसक हैं, फ़ैन हैं, और फ्रेश एंट्री करना चाह रहे हैं मैम अभी एचडीबी फाइनेंशियल को लेकर के। क्या टिप्पणी रहेगी मैम? क्या फ्रेश एंट्री करना चाहिए इनको या नहीं? एचडीबी फाइनेंशियल की बात करें तो फ्रेश एंट्री करनी तो चाहिए, पर थोड़ा सा निचले स्तरों पे मेरे हिसाब से इसमें एंट्री के लिए 780 का लेवल अच्छा लगता है। 780 अभी ज्यादा नहीं, 10 रुपए नीचे 780 777 के जोन में इसमें एंट्री करने की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस 730 का रहेगा, और एक बार 777 के आसपास या 775 के आसपास एंट्री करेंगे 730 के स्टॉप लॉस के साथ। तो टारगेट इसमें जो रखेंगे वो 820 से लेके 830 तक का रहेगा। ठीक है मैम। चूँकि बातचीत हम लोगों ने एनएसडीएल पे की, एचडीबी को लेके की, हाल की लिस्टिंग है सब, और हमारे सचिन जी हैं एक, और भी कई दर्शक हैं कह रहे हैं विक्रम सोलार पे बोल दीजिए। हालांकि अभी जो आईपीओ सेगमेंट होगा, हर्ष आएंगे हमारे साथ, तो हम एक बार फिर से डिस्कस इसको भी उसमें भी करेंगे। लेकिन जो लोगों के अंदर बेचैनी है, मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ा सा अगर आप टिप्पणी कर दें, क्योंकि आज इसमें मैम एक नया डेवलपमेंट आया कि जो कंपनी है, इनकी जो सब्सिडरी कंपनी है, दोनों कंपनियों के 11 डायरेक्टर के खिलाफ एफआईआर हो गई है। और वो उसके बाद जो है हम देख रहे हैं कि थोड़ा सा प्रेशर यहाँ पर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये एक चिंता की थोड़ी सी बात है। आपकी टिप्पणी क्या होगी इसको लेकर के अभी?
क्या करना चाहिए, क्योंकि जितनी एक्सपेक्टेशन थी उस तरह से लिस्टिंग हुई नहीं। बिल्कुल। और विपुल जी, ये मैंने उस टाइम पे भी प्रिडिक्ट किया था कि देखिए विक्रम सोलर अच्छा था, लेकिन वैल्यूएशन मुझे ज्यादा लग रहे थे और मैंने यही बात बोली थी कि हर इश्यू में कुछ प्लस कुछ माइनसेस आ रहे हैं, तो जी। बहुत बड़े तेजी के कोई भी ये दावेदार नहीं है। ये मैंने बहुत फोर्सफुली ये बात को रखा था अपनी, और यही चीज हुई है कि आज जितनी भी लिस्टिंग हुई है, कोई बहुत बड़े गेन्स किसी में नहीं बने। अगर पटेल की भी बात करें तो 15% का ही गेन है, तो 20% से अबव के गेन में हम बहुत ज्यादा अच्छे गेन्स मानते हैं। वैसी लिस्टिंग किसी की नहीं हुई। अब अगर इस तरह का नेगेटिव न्यूज फ्लो आएगा और दूसरी तरफ मार्केट में ऑलरेडी सेंटिमेंट खराब है, तो खराब है। डेफिनेटली स्टॉक में थोड़ी गिरावट और आएगी। तो इसकी आप तैयारी रखिए, और ये हमें पता नहीं था कि इस तरह से नेगेटिव न्यूज फ्लो की वजह से मार्केट धराशायी होंगे जिस दिन ये लिस्टिंग होगी। तो बिल्कुल। ये तो आप मानिए कि नसीब की बात है कि लिस्टिंग सब पॉजिटिव हो गई। मैं तो उसी के लिए बहुत ज्यादा, जैसे कहते हैं, ईश्वर का शुक्रिया अदा करती हूँ कि अभी तक किसी को नुकसान नहीं हुआ इस तरह के मार्केट के मूड माहौल देख के। तो मेरे हिसाब से अभी पार्शियली प्रॉफिट बुक जरूर करें, कोई फर्क नहीं पड़ता ये स्टॉक हमें बाद में अगर थोड़ा महंगा भी मिल गया, लेकिन अभी सेफ होना जरूरी है, क्योंकि एक तो ये आईपीओस में कोई बहुत ज्यादा चमक वाली बात नहीं थी और दूसरा मार्केट का सेंटिमेंट भी इतना अच्छा नहीं है। तो मैं यहाँ पे पार्शियली आधा प्रॉफिट बुक करने की तो बिल्कुल सलाह दूंगी, और चाहे तो थोड़ा ज्यादा भी निकाल सकते हैं, 75-80% होल्डिंग्स भी एक बार बुक कर सकते हैं। अच्छा, तो मैम यहाँ पे जो राय निकल के आई वो ये कि एक तो कम से कम आधे से ज़्यादा या आधा जो है आप अपना प्रॉफिट बुक कर लीजिए, जो भी मिल रहा हो, 1% 2%। दूसरा, जो लोग फ्रेश एंट्री करना चाह रहे हैं और पूछ रहे हैं, उनके लिए कोई सजेशन है अभी करंट सिनेरियो को देखते नहीं, हुए? बिल्कुल फ्रेश एंट्री के लिए अभी राय नहीं है। बिल्कुल सेटल नहीं। होने दीजिए, देखिए कुछ फर्क नहीं पड़ता, थोड़ा हमें ऊपर मिल जाएगा अगर हमने बाद में लिया। सपोज ये राय गलत भी पड़ी तो क्या होगा, हमें महंगा मिलेगा, लेकिन उसमें अनसर्टेनिटी का एलिमेंट नहीं रहेगा, तो वो चिंता वाली बात नहीं रहेगी। और इसीलिए मेरे हिसाब से अभी रुक जाइए, मत करिए एंट्री। वैसे भी मैं वापस बोल रही हूँ, ये चारों आईपीओस कोई बहुत ज्यादा सॉलिड फंडामेंटल्स वाले भी नहीं थे कि छूट जाएगा अगर हमने अभी एंट्री नहीं की। बिल्कुल बिल्कुल, तो ये ध्यान रखिए आप लोग ना, कूद करके नहीं लेना है, पहली बात। दूसरा, जो मिल रहा है नहीं मिल रहा है, अभी के लिए इस अनिश्चितता से बाहर निकलिए। एक तो बाजार में नेगेटिविटी है, दूसरा इस स्टॉक पर भी नेगेटिविटी अभी छाई हुई है। अभी के लिए थोड़ी क्लैरिटी आ जाए, स्पष्टता आ जाए, दोबारा देख लेंगे। लिस्टेड कंपनी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए अगली कंपनी पे बातचीत कर लेते हैं। आयुष राज जी का सवाल भी है, और विशाल मेगा मार्ट और जेके टायर के बारे में जानना चाह रहे हैं। मैम, अभी सब लोग कंजम्पशन के बारे में बात कर रहे हैं और कि कंजम्पशन स्टोरी चलेगी, क्या होगा क्या नहीं होगा। अभी क्या विशाल मेगा मार्ट ऐसा हो सकता है कि वो अभी करंट लेवल पे खरीद सकते हैं क्या, और जिनके पास है क्या उन्हें होल्ड कर सकते हैं क्या? रिजल्ट्स हमने देखा क्वार्टर दर क्वार्टर ठीक दिए हैं। इसके अलावा इनका दूसरा सवाल था जेके टायर को लेकर के, और ऑटो शेयर चलते हुए दिखाई दिए बीते कुछ दिनों में, तो क्या ऑटो इंसल्ट्री में जेके टायर ठीक लग रहा है? तो पहले शुरुआत विशाल मेगा मार्ट से। देखिए, विशाल मेगा मार्ट ने मान सकते हैं, जब जीएसटी की अनाउंसमेंट आई थी उस दिन बहुत बढ़िया मोमेंटम दिखाया था, और ये मैं बात कर रही हूँ 14 अगस्त की। तभी 14 अगस्त के दिन बहुत बड़ा मोमेंटम आया था इस काउंटर के ऊपर। उसके बाद से ये काउंटर इतना कुछ यहाँ पे पॉजिटिव वर्क नहीं किया। मैं ये कहना चाहती हूँ कि 14 अगस्त को ही ऑलरेडी मोमेंटम आ गया था रिजल्ट्स के बाद। जीएसटी की अनाउंसमेंट 15 अगस्त को आई थी, तो उसके बाद जीएसटी की अनाउंसमेंट आने के बाद भी इसने उस तरह का बहुत बड़ा मोमेंटम नहीं दिखाया जो कि ये दिखाना चाहिए था। तो जब रिजल्ट्स पे इतना बड़ा मोमेंटम नहीं दिखा रहा है, जीएसटी की अनाउंसमेंट के बाद नहीं दिखा रहा है, तो मेरे हिसाब से अभी ये स्टॉक एक दायरे में ही घूमेगा, कोई बहुत जल्दी ये भागने वाला नहीं है। तो रुक जाइए, अभी ना इसमें एंट्री लें। 140 से 155 के बीच में ये घूमता हुआ नजर आएगा। थोड़ा नीचे आता है 140 के आसपास या 138 के आसपास, तब मौके तलाशिए खरीदने के। अभी रुक जाइए, क्योंकि इसने दो बड़ी खबरें जो इसके लिए पॉजिटिव थी, एक तो रिजल्ट जो कि उसका रिएक्शन 14 अगस्त को दिखाया, और जीएसटी का रिएक्शन 16 अगस्त को दिखाया। दोनों में ही इतना बड़ा मोमेंटम दिखाया नहीं इसने, इतनी पॉजिटिव न्यूज होने के बाद। बिल्कुल, ये बात है यहाँ पर जेके टायर और विशाल को लेकर के। जेके टायर पे बात नहीं हुई ना मैम अभी? जी बिल्कुल, जेके टायर की बात करें तो देखिए, ये एक काउंटर ऐसा है जो ये भी अभी तो वीक ही दिख रहा है। इसमें भी खरीदारी अभी ना करें, थोड़ा और आने दीजिए नीचे। 322 चल रहा है, 315 के आसपास हम इसमें खरीदारी के मौके तलाशेंगे। 310 के स्टॉप लॉस के साथ लेंगे, अभी नहीं खरीद। ठीक। चलिए इस बीच कमल जी से बातचीत कर लेते हैं। कमल वर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं। कमल जी को नमस्कार।
नमस्कार सर, नमस्कार जी। कहाँ से बोल रहे हैं कमल जी आप? सर मैं लुधियाना से, पंजाब। लुधियाना पंजाब से बोल रहे हैं, वाह बड़ी शानदार जगह से हैं। बताइए सर, कैसे लग रहे हैं प्रोग्राम आपको, और लुधियाना में लोग पसंद कर रहे हैं प्रोग्राम को हमारे? सर प्रोग्राम का तो मैं कुछ नहीं बताऊंगा, पर आपके हम फैन, बहुत बड़े फैन है आपके। तो अरे सर थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। सच्ची बता रहा हूँ, ये सच्ची बता रहा हूँ, ये कोई ऐसा नहीं कि मैं को बना के बता रहा हूँ, ये सच्ची है। अरे सर दिल से मतलब थैंक यू आप लोगों का, और बहुत मतलब प्रेम मिल रहा है आप लोगों का, थैंक यू, हाथ जोड़ के नमस्कार है। बताइए सर क्या प्रश्न है आपका? सर मेरे पास ग्रीव्स कॉटन के 60 शेयर है 197 की खरीद पे। अच्छा 197 पे लिया हुआ है आपने, और कब तक होल्ड कर सकते हैं सर? सर 6 महीने और रख सकता हूँ। 6 महीने और होल्ड कर सकते हैं। चलिए अच्छी बात यह है 197 पे लिए हैं आपने, तो यहाँ पर 5-6 रुपये आपके बन ही रहे हैं, लॉस में आप नहीं हैं। लेकिन अगर 1 महीने की बात करें तो थोड़ी सुस्त चल रही है, बाजार ही सुस्त है। मैम ग्रीव्स कॉटन कब तक होल्ड, 6 महीने का नज़रिया है, क्या स्टॉप लॉस और टारगेट देंगी यहाँ पर, कब तक होल्ड करना चाहिए इन्हें ग्रीव्स कॉटन को? देखिए अभी तो एक बिल्कुल दायरे में घूम रहा है 194 यानी कि 190 से 250, ये एक आप मोटा दायरा मान लीजिए जिसके बीच में ये घूमता हुआ नजर आएगा। और मेरे हिसाब से इसमें अगर स्टॉप लॉस रखना है तो बिल्कुल यहाँ पे रखा जा सकता है 185 के लेवल पे। बड़ा स्टॉप लॉस मैं दे रही हूँ 15 रुपए नीचे का, लेकिन क्या करें अभी मार्केट्स इतने वो वीक और वॉलेटाइल है, स्पेशली वॉलेटाइल बहुत ज्यादा है, तो छोटे मोटे स्टॉप लॉस फटाफट ट्रिगर हो जाएंगे। तो ये एक स्टॉप लॉस लगा के अभी तो पोजीशन को होल्ड करें 185 का। अगर तेजी लौटी तो ये पहला पड़ाव इसको 220 का निकालना जरूरी है, उसके बाद ये 240-45 तक भी हमें दिखाता हुआ लेवल्स नजर आएगा। जी चलिए, तो ये बात जो है ग्रीव्स कॉटन को लेकर के निकल के आ रही है। मैम जो है अभी जरा एक टिप्पणी आपसे लेना चाहेंगे। हमारी एक दर्शक हैं बिनाया जी, और उन्होंने पूरा अपना 3-4 शेयरों को लेकर के डिफेंस के कह रहे हैं कि मैं जानना चाहता हूं। मझगांव उन्होंने लिया हुआ है 2760 पे, HL इन्होंने लिया हुआ है 4494 पे, BEL की इनकी एंट्री है 388 पे। अब ये जानना चाह रहे हैं कि क्या करना चाहिए, इन शेयरों में क्या करना चाहिए। अच्छी बात यह है कि जैसे HL है तो बिल्कुल करंट प्राइस के आसपास है, BEL का भाव भी बहुत ऊंचे नहीं लिया हुआ है, मझगांव इन्होंने 2760 पे लेके रखा हुआ है। इन डिफेंस शेयरों को लेकर के आपके पास भी क्वेरीज काफ़ी आती होंगी, रिटेलर्स काफ़ी ज़्यादा हैं, तो आपकी टिप्पणी क्या रहेगी, इनमें क्या बने रहना चाहिए या फिर निकल जाना चाहिए? आपकी सलाह क्या है डिफेंस को लेके और इन 3 शेयरों पे राय? डिफेंस, बिल्कुल डिफेंस को लेके सलाह तो यही है कि बने रहना चाहिए, क्योंकि जो भी डिफेंस में हलचल हो रही है लॉन्ग टर्म में बिल्कुल बढ़िया यहाँ पे एक तेजी का मूड ही बनाएगी इस सेक्टर की तरफ और इन काउंटर्स की तरफ। शॉर्ट टर्म में क्योंकि बहुत बड़ी तेजी हम ऑलरेडी देख चुके हैं, उस वजह से अभी ये थोड़ा सा सांस भर रहा है, जिसे हम कहते हैं आराम कर रहा है ये काउंटर। तो अभी शॉर्ट टर्म में थोड़ी वीकनेस आ सकती है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा है, इसलिए निकलने का यहाँ पे राय नहीं है। चलिए ये बात है यहाँ पर। और चलिए इस बीच अगली टिप्पणी नमिश जी की ले लेते हैं। नमिश जी कह रहे हैं बहुप्रतिभा मुखी आस्था जी और विपुल सर को प्रणाम। आपको भी प्रणाम है सर। इनका सवाल जो है ले रहे हैं ट्रांस रेल लाइटिंग पे, फटाफट ले लेते हैं। ट्रांस रेल लाइटिंग मैम इन्होंने 776 पर लिया हुआ है, कह रहे हैं कि हम होल्ड करें, सेल करें या एवरेज करें, क्या सलाह रहेगी मैम अभी इनके लिए? 763 का भाव 763-64 के आसपास चल रहा है, आपकी टिप्पणी क्या रहेगी? जी ट्रांसरेल लाइटिंग की अगर यहाँ पे बात करें तो देखिए ट्रांसरेल लाइटिंग में जिस तरह का मोमेंटम अभी काउंटर पे बना हुआ है, वापस से विपुल जी आपकी सहायता चाहूंगी, कितने पे लिया है इन्होंने? मैम इन्होंने लिया हुआ 776 पर, तो यहाँ 13 रुपये के आसपास इनको लॉस हो रहा है। तो अभी कह रहे हैं होल्ड करें, सेल करें, एवरेज करें। एवरेज के लिए मतलब लेवल तो देखिए 10 रुपये नीचे आ गया, 5 रुपये नीचे आने पे एवरेज नहीं करिए सर, मतलब थोड़ा सा बेसिक नियमों को फॉलो कीजिए। मैम क्या टिप्पणी रहेगी आपकी? नहीं बिल्कुल आपने सही बोला, एवरेजिंग के लिए यहाँ पे सलाह नहीं है, थोड़ा सा नीचे आया है बट कोई दिक्कत लगती नहीं है, हो सकता है थोड़ी और वीकनेस दिखा दे, तैयारी रखिएगा। 767 के आसपास चल रहा है, यहाँ पे हो सकता है कि एक बार 748 तक भी चला जाए, 748 750 तक, तो उसकी तैयारी रखिएगा, बट फिर भी बने ही रहने की सलाह है 747 के स्टॉप लॉस के साथ।
टारगेट इसमें अभी इनिशियली तो आप जो रखेंगे वो तकरीबन 810 का है। मैम हम अपने जो हमारे शोज़ होते हैं उसमें हम एक बड़ा हिस्सा 41 मिनट का 38 मिनट का हिस्सा जो है वो हम रात को 8 बजे मार्केट मास्टर में अपलोड करते हैं। हम आपसे चूँकि हम चाहते हैं कि अभी के लिहाज से, चूँकि आज बड़ा महत्वपूर्ण दिन है, एक तो जैन कम्युनिटी का इतना बड़ा पर्व चल रहा है, गणेश चतुर्थी भी है, तो कुछ एक स्टॉक्स जो आप 4-5 स्टॉक जो रिकमेंड करना चाहें 6-8 महीने के लिए, ताकि जो हमारे दर्शक आज के दिन अगर कोई पोर्टफोलियो बिल्डअप करना चाहें, जीएसटी कटौती होने वाली है, टैरिफ का टेरर चल रहा है, इन सब के बीच में कुछ रिकमेंडेशंस ऐसी हैं क्या जो 2-4 शेयर पोर्टफोलियो में रखने चाहिए थोड़े मध्यम से लंबी अवधि के लिए या 6-8 महीने के लिए? जी बिल्कुल, देखिए बिल्कुल यहाँ पे ऑटो स्पेस अच्छा लग रहा है। दो तरह से फायदा होगा, इंटरेस्ट रेट कट का फायदा होगा और कंजम्पशन की थीम जो आगे बढ़ रही है जीएसटी के चलते उसका भी फायदा होगा। मारुति पसंद आता है ऑटो स्पेस में, टीवीएस मोटर दूसरा काउंटर है, यहाँ पे नजर बनाई जा सकती है। बैंकिंग क्षेत्र काफी अच्छा लगता है तो वहां पे आईसीआईसीआई बैंक पे नजर बनाई जा सकती है, वो एक काउंटर अच्छा लगता है। और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि एफएमसीजी स्पेस में भी एक तेजी बन सकती है, जीएसटी में जो जिस तरह की रियायतें देने की बात हो रही है तो उसमें हिंदुस्तान यूनिलीवर, टाटा कंज्यूमर, ये दो काउंटर्स काफी पसंद आते हैं। तो ये अलग अलग क्षेत्र की कंपनियां यहाँ पे डिसाइड की गई हैं। और एक एलएनटी भी अच्छा लगता है, लेकिन एलएनटी के लिए बोलना चाहूंगी अभी नहीं, लोअर लेवल्स पे एलएनटी को खरीदे, अभी इसमें खरीदारी करने की सलाह नहीं है। थोड़ी गिरावट और आ जाए एलएनटी में, अभी 3572 के आसपास चल रहा है, अराउंड द लेवल ऑफ 3520 3530 इसमें खरीदारी के मौके तलाश। जी हाँ मैम, एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, एक आपने एसबीआई बोला, टाटा कंज्यूमर बोला, एचयूएल बोला, एलएनटी बोला, एक दो काउंटर, एक आईसीआईसीआई बैंक, हाँ, और इसके अलावा एक दो काउंटर आपने बोले थे वो थोड़े से मिस हो गए मुझसे, एक बार फिर से रिपीट कर देंगे पहले। देखिए आईसीआईसीआई बैंक, एचयूएल, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट, एलएनटी और मारुति। हाँ मारुति मिस हो गया था मुझसे, चलिए ऑटो में मिस हो गया था। चलिए एसबीआई, टाटा कंज्यूमर, एचयूएल, एलएनटी, आईसीआईसीआई बैंक, मारुति, यहाँ पर जो है ये ऐसे शेयर हैं जो कि अगर आप इतने पर्व के दिन चल रहे हैं इसमें आप शुभ शुरुआत कर सकते हैं निवेश की। अगले 8-9 महीने में बाजार में रिकवरी आएगी, आपको अच्छे रिटर्न मिलते हुए दिखाई दे सकते हैं। ये सलाह फिलहाल निकल करके आती हुई। एक प्रश्न ले लेते हैं, व्हाट्सएप पे हमको जो है भेजा गया है प्रश्न ये, और ये हमारे एक दर्शक हैं फ्रांस से, रविकांत सिंह जी कह रहे हैं, हेलो पीपल सर एंड आस्था मैम, आई एम फ्रॉम फ्रांस, माय नेम इज़ रविकांत सिंह, प्लीज़ सजेस्ट मी एंट्री पॉइंट इन एमएनएम महिंद्रा एंड महिंद्रा में। मैम ये एंट्री लेना चाह रहे हैं, कहाँ एंट्री लेनी चाहिए? ऑटो में आपने मारुति का जिक्र किया, लेकिन अगर महिंद्रा में एंट्री लेनी हो तो इनको क्या सलाह रहेगी, लेनी भी चाहिए कि नहीं? लेनी तो चाहिए, बिल्कुल अच्छा काउंटर है, लेकिन थोड़ी सी लोअर लेवल पे 3345 3340 यहाँ से 20-30 रुपए नीचे आता है तो फिर एंट्री के मौके तलाशे। मोटा मोटी अगर मैं मानूं तो 3320 तक भी जाए तो भी बहुत अच्छा लेवल है, वहां पे खरीदारी की सकते हैं, कर सकते हैं। तो यहाँ से 3320 से 3330 के स्तरों पे खरीदारी करें, अभी खरीदारी ना करें। अभी खरीदारी ना करें। ओला पे काफ़ी सवाल है मैम, ओला पे सवाल है, एसजेवीएन पे सवाल है, उसके बाद फिर हर्ष बाबू आ जाएं तो फिर फटाफट हम लोग अपना आईपीओ का सेगमेंट शुरू करें। ओला पे अभी क्या करना चाहिए, काफ़ी क्वेरीज थी, नाम में चूँकि सवाल मुझसे मिस हो गया तो माफ़ कीजिएगा तमाम दर्शक, आपका नाम नहीं ले पा रहे हैं, लेकिन जो मोमेंटम बना हुआ है अभी के लिए क्या सलाह रहेगी? जिनके पास है, हायर लेवल पे भी लोगों के पास लेकर के बैठे हुए हैं, अभी अगर प्ले करना हो तो कोई अपॉर्चुनिटी बची है क्या आज की इंट्राडे रैली के बाद? आपकी टिप्पणी क्या रहेगी? सिर्फ बने रहने की सलाह है, नई खरीदारी की सलाह नहीं है। एक तो साफ बात ये आती है ओला में, दूसरा स्टॉप लॉस क्या रहेगा, 40 का रहेगा, बड़ा स्टॉप लॉस है, पर टारगेट भी यहाँ पे फिर थोड़े से और बड़े हमें देखने को मिलेंगे। 40 के स्टॉप लॉस के साथ अभी तो बने रहे, और यहाँ पे टारगेट पहला जो रख सकते हैं वो तकरीबन 63 का रख सकते हैं। हाँ चलिए, तो और दूसरा सवाल 108 पे एक हमारे दर्शक हैं जिन्होंने एसजेवीएन पे क्वेरी भेजी हुई है कि अभी क्या करें। ये हैं धनराज देवड़ा साहब, और इन्होंने 108 पे ली हुई है, कह रहे हैं कि अभी क्या होल्ड करना चाहिए या बेच देना चाहिए? अब तो रैली शुरू थोड़ी तो करके आ रही है एसजेवीएन पे, तो अभी तो बेचना नहीं चाहिए। मैम से पूछते हैं मैम की सलाह क्या है। मैम एसजेवीएन क्या अभी वेट करना चाहिए? बिल्कुल वेट करना चाहिए, अभी बेचने की सलाह नहीं है। 99 के आसपास चल रहा है, इसमें वेट कर लेना चाहिए। स्टॉप लॉस के तौर पे जो लेवल यहाँ पे ठीक लगता है वो बहुत ही अच्छा लेवल है 89 का,
तो 89 के स्टॉप लॉस के साथ इसमें बिल्कुल होल्ड करें। पहला टारगेट इसमें जो देखने को मिलेगा वो तकरीबन यहाँ पे 112 का रख सकते हैं। ठीक। चलिए मैम, हमारे एक दर्शक हैं साई लाइफ के बारे में बहुत देर से पूछ रहे हैं और ये कह रहे हैं कि आईपीओ के समय से ही होल्ड किया हुआ है। मेरा भी क्वेश्चन ले लिया सर। कब तक इन्हें होल्ड करना चाहिए, क्या स्ट्रेटजी सजेस्ट करेंगी आप? अभी यहाँ पर क्या स्ट्रेटजी, क्या रणनीति रहनी चाहिए इनकी, साई लाइफ? जी बिल्कुल बिल्कुल। साई लाइफ साइंसेस की बात करें तो देखिए दिसंबर 2024 में ये आईपीओ आया था इसका, और आईपीओ का प्राइस भी 549 का था। तो 549 से 942 दिसंबर 2024 का आईपीओ। तो अभी देखा जाए तो साल भर भी नहीं हुआ है इसको पूरा, और एक अच्छी रैली इसने दिखा दी 549 से 940 माफ कीजिएगा 860 के आसपास का। तो अच्छी रैली इसने दिखाई है साई में। तो इन्होंने तो अच्छा मुनाफा यहाँ पे लिया है। थोड़ा वीक हो रहा है, ये थोड़ा और वीक होगा। 800 तक जाने की संभावना काफी ज्यादा लग रही है। वहां तक के लिए अगर होल्ड कर सकते हैं या झेल सकते हैं इतनी गिरावट, तो फिर होल्ड कर लीजिए। नहीं झेल सकते तो अभी भी अच्छे पैसे मिल रहे हैं। पार्शियली, मैं पूरा नहीं बोल रही हूँ, पार्शियली बोल रही हूँ, आधा प्रॉफिट बुक करें।